भारत का जिक्र जब भी होता है तो इसे यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो 60% ऐसी है जो 35 साल से कम है। लेकिन ये कहानी जो है वो भारत की संसद और जो हाल फिलहाल में विधानसभाओं में इलेक्शन हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर कहानी जो है वो कुछ अलग दिखाई पड़ती है। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो 18वीं लोकसभा में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर आए हैं, उनमें से 43% ऐसे हैं जो 56 और 70 साल के बीच में उनकी उम्र जो है वो पड़ती है, और 37% ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 55 साल की पड़ती है। यानी अगर हम दोनों को मिला लें, 41 से 70 साल, तो 80% आबादी या फिर 80% नुमाइंदे संसद में ऐसे हैं जिनका जो एज ग्रुप है वो 41 टू 70 ईयर्स ऑफ एज है, और सिर्फ 9.9% ऐसे हैं, यानी सिर्फ 54 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी जो उम्र है वो 25 से 40 साल की है, यानी जो 1/4 बताई जाती है। तो ये अपने आप में एक कहानी जो है वो बताती है। क्या इसके पीछे जो विशेषज्ञ हैं, जो आंकलन करते हैं, उनका कहना है कि जो गैप है डेमोग्राफी को ही सिर्फ दर्शाता नहीं है, बल्कि जो एक सोच है पॉलिटिक्स को लेकर लोगों के बीच में, उसको भी ये दर्शाता है। क्योंकि अभी अगर हम संसद की बात करें, क्योंकि हम जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं तो डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हैं, एस्पिरेशनल इंडिया का जिक्र करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के खुद आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 10% ऐसे सांसद हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो हैं वाकिफ हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी सोशल मीडिया हो, उससे अगर वाकिफ कहा जाए। ये बावजूद इसके कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हमेशा से जोर देता रहा है कि भारत जो है वो एक युवा वर्गों की जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग हैं यहाँ पर हैं। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे वो भी इस बार ज़्यादा थे। तो जो आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट के पीआरएस द्वारा जो हमने इकट्ठे किए हैं, उसमें ये साफ हो चला है कि 38% ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 55 साल है, 52% ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 साल के ऊपर है, और जो ओल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा उम्र का जो सांसद हैं वो है टीआर बालू, जिनकी उम्र 82 साल है। विमेन रिजर्वेशन को लेकर भी हमेशा चर्चा जो है वो संसद में होती रही है। संसद में जो महिला आरक्षण बिल था उसे पास किया गया था और बोला था कि जो आरक्षण की जो एक संख्या है वो 33% तय की गई थी। लेकिन बावजूद इसके जो 42 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें ये देखने को मिला है कि 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो महिला सांसद है। अगर हम 18वीं लोकसभा की बात करें कुल मिलाकर तो 74 विमेन एमपीज हैं, रादर जो अमाउंट करते हैं अराउंड 15% जो एक नुमाइंदे हैं वो महिलाएं हैं। ये 2019 में 78 थी, यानी 2019 के मुकाबले में 2024 में महिलाओं का जो एक रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो भी कम हुआ है। लगभग 4 सांसद जो हैं उसमें कमी देखने को मिली है। कुछ दिलचस्प आंकड़े ये भी बताते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना तवज्जो देती है महिला रिप्रेजेंटेशन को। अगर ममता बनर्जी की जो एआईटीसी है उसमें 37% महिला जो हैं वो सांसद हैं। 39 में से 11 एमपीज जो हैं वो ममता दीदी ने चुन के संसद भेजे हैं। जेडीयू जो है उसके 16% विमेन एमपीज हैं, बीजेपी की 31 एमपीज हैं, यानी 13% जो उसके टोटल एमपीज हैं उनमें से 13% ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। यही जो संख्या है वो डीएमके, समाजवादी पार्टी और जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी भी यही कहानी है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बेशक से सभा के पटल में, सदन के पटल में बातें ज़रूर करती हूँ कि महिला आरक्षण को, महिलाओं को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, लेकिन जब टिकट्स की बात आती है तो टिकट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं देते हैं, और अगर ज़्यादा देती हैं तो कई जो महिलाएं हैं वो जीत कर जो हैं वो पार्लियामेंट तक भी नहीं पहुँच पाई हैं। एक और जो दिलचस्प कैटेगरी है वो है प्रोफेशन की। ये सामने आया है कि जो टोटल एमपीज हैं संसद के उसमें से 165 ऐसे एमपीज हैं, यानी 30% ऐसे हैं जो
एग्रीकल्चर को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान शामिल है, मनोहर लाल खट्टर शामिल है और अखिलेश यादव भी इसी श्रेणी में जो है वो आते हैं। इसके अलावा 82 ऐसे एमपीज हैं, यानी 5% ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं। इसमें नवीन जिंदल का नाम सामने आता है और अविनाश रेड्डी का नाम भी सामने आता है। 75% यानी 13% ऐसे हैं जो खुद को सोशल वर्कर बताते हैं। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आता है और साथ में कृष्ण रेड्डी का नाम भी जो है सामने आता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आता है। तो ये सब बड़े बड़े नाम जो हैं ये सोशल वर्कर की कैटेगरी में अपने आप को गिनते हैं। 6% ऐसे नुमाइंदे हैं संसद में जो लीगल फिटर्निटी से हैं, यानी उनका जो पेशा था वो वकील थे, यानी उनका जो पेशा था वो लॉ से वो डील करते थे। 5% जो थे वो टीचर्स थे और 2% जो थे वो एक्टिंग से ताल्लुकात रखते थे। तो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ प्रोफेशन से लोग जो हैं वो संसद तक पहुंचे हैं। ऐसी ही कहानी जो अभी हाल में विधानसभाओं में हुई है, वहाँ के भी दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो महाराष्ट्र की हो रही है, तो महाराष्ट्र में ये सामने आ रहा है कि जो 59% जो चुने हुए MLAs हैं वो ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, यानी द लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो पिछले मुकाबले यानी 2019 के मुकाबले 4% में उसमें बढ़त हासिल हुई है। 2019 में सिर्फ 55% ऐसे थे जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 55% ही बिजनेसमैन है और इनकी संख्याओं में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 2019 में ये संख्या जो थी वो 52% थी। झारखंड की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी 37% जो है वो बिजनेसमैन है। इस बार जो एक नेशनल एवरेज है, जो एज है वो भी बड़ी ज़्यादा हुई है। इस बार ज़्यादातर जो MLA झारखंड में चुनकर आए हैं उनकी जो एज ग्रुप है वो 53 साल के आसपास है। अगर हरियाणा की बात करें तो 14% MLA ऐसे हैं जो 70 साल से ऊपर हैं। ये संख्या जो है 7% इसमें बढ़ोतरी हुई है जो 2019 में जब चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक ताज माना जाता है भारत का, तो 7% ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 20 से 40 वर्ष की है। जो ये भी संख्या जो है इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 2014 में 13% थे जम्मू कश्मीर में जिनकी उम्र 20 से 40 साल थी। 44% ऐसे हैं जो 56 से 70 साल के थे। इसमें भी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि 2014 में ही आखिरी बार चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, तब इनकी जो संख्या थी वो सिर्फ 28% थी और 70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। हालांकि इसमें बढ़ोतरी हुई है क्योंकि 2014 में इनकी संख्या सिर्फ 66% थी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 55 साल से ऊपर उम्र के जो MLA हैं वो 50% हैं और ये संख्या 2018 में जो थी वो 38% थी। तो ये जो एक यंग इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया की जो बातें जो सरकार कर रही है उसकी कहानी एक अलग है और जो हकीकत है, जो संसद में हम देखते हैं जो नुमाइंदे चुनकर आए हैं और जो अलग अलग विधानसभाओं में नुमाइंदे चुनकर आए हैं वो एक अलग कहानी बयां करते हैं। जो जानकार हैं उनका कहना है कि शायद यही वजह है कि जो एक युवा वर्ग है वो पॉलिटिक्स से इतना डिसकनेक्टेड हो गया है और ज़्यादा जो है कई इलाकों में हमने देखा है कि युवा वर्ग के लोग जो हैं वो सामने वोट करने भी नहीं आए हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।